हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट से आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। तो सेट से क्या मतलब होता है या आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सारी बातें हम आज की जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। जो भी बेसिक चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर को करने के लिए, मेनली फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए जो आपको चाहिए होंगी, वो सारी पहले हम इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे, फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट पे आते हैं, और सेट से भी पहले जो सेट की डेफिनेशन में एक वर्ड आने वाला है कलेक्शन। तो हम पहले कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द कलेक्शन। तो कलेक्शंस क्या होता है, किसी भी चीजों को इकट्ठा रखेंगे, इकट्ठा देखेंगे तो उसे हम कलेक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं, आप एक बहुत सारे पेन को ले लीजिए तो ये कलेक्शन है। या कह लीजिए द फैंस इन योर होम, आपके घर में लगे हुए जितने भी पंखे हैं वो एक कलेक्शन है। या हमने कई बार सुना होगा ना, मैंने कॉइन्स कलेक्ट कर रखे हैं, तो वो भी आपके एक कलेक्शन है। तो कलेक्शंस का मतलब होता है जब हम एक जैसी कुछ चीजों को, जिनमें मिनिमम एक क्वालिटी कॉमन होनी चाहिए, तो उनको जब हम इकट्ठा देखते हैं, बात करते हैं, रखते हैं, तो उसे हम कलेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं कहूं इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, तो ये कलेक्शन है। अगर मैं कहूं द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, हफ्ते में बढ़ने वाले दिनों के नाम, वो भी एक कलेक्शन है। तो ये सारी कलेक्शन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेट की। तो सेट को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को आप समझ लीजिए तो आप पूरे सेट को समझ जाएंगे। और बार बार मैं इस चीज पे आपको जोर दूंगा भी, जब तक आप सेट को नहीं समझोगे भी सेट क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसके लिए आपको सेट को समझना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द सेट। अगर सेट को मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन में कहूं तो क्या कह सकते हैं, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पीछे वाली चीज को हम समझ चुके हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब किसी भी चीज को ले सकते हैं हम। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब होगा हम कुछ चीजों के समूह को ले रहे हैं, ग्रुप को ले रहे हैं, तो कलेक्शन हो गया। अब जो मेन वर्ड आया सेट में वो आया वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इस तरीके से कलेक्शन को डिफाइन किया होना चाहिए भी, अगर उसमें जिन एलिमेंट्स के बारे में मैं बात करूं उन्हीं के बारे में आप बात करो, और उन्हीं के बारे में सभी बात करें। एग्जाम्पल तौर पे वेल डिफाइन कैसे होगा, मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, दिनों के नाम या दिनों की बात कर रहे हैं हफ्ते में आने वाले। तो हम सभी को पता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे जो डेज है वीक में आएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो भी आप इन्हीं सातों के नाम लेंगे, और अगर मेरे से पूछेगा कोई तो मैं भी इनके सभी के नाम लूंगा। और अगर किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे द नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, तो वो भी मंडे से लेके संडे तक के ही बताएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। तो मतलब एक ऐसा कलेक्शन हमने किया है जिसमें सभी के जो व्यूज हैं वो सेम है, एक ही है। तो मतलब ये वेल डिफाइन हो चुका है। तो अगर जैसे ही कलेक्शन वेल डिफाइन होगी तो क्या कहलाएगी, सेट कहलाएगी। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें वेल डिफाइन नहीं होगा। एग्जांपल तौर पे मैंने कह दिया द बेस्ट, या ऐसे कह लिया डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो मैंने खतरनाक जो जानवर है उनके समूह को लिया है। अब हम बात करते हैं क्या ये वेल डिफाइन है कि नहीं है। तो ये वेल डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब मैं एनिमल्स के समूह को लेता हूं तो आपसे पूछता हूं कि आपके लिए कौन कौन से जानवर जो हैं सबसे खतरनाक हैं, कौन से एनिमल्स हैं डेंजरस हैं आपके अकॉर्डिंग। तो हो सकता है आप में से किसी को कुत्ते से भी बहुत ज्यादा डर लगता हो, और ऐसे भी होंगे जिनको नहीं लगता होगा, जिनको उन्होंने पाल रखे होंगे घर पे, और ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको शेर से डर लगता होगा, लायन से। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कहे नहीं ये हमें लायन से डर नहीं लगता। तो मतलब पर्सन टू पर्सन जो व्यूज हैं वो आपके वेरी कर रहे हैं। तो किसी के लिए तो कोई चीज उस ग्रुप में आ रही है और किसी के लिए कोई चीज उस ग्रुप में
नहीं आ रही है। हो सकता है कोई चूहे से भी डरता हो, है ना, और हो सकता है कोई शेर से भी ना डरता हो। तो पर्सन टू पर्सन जो वैरी हो रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर जैसे ही वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये सिर्फ कलेक्शन रह जाएगा, सेट नहीं रहेगा। तो और एग्जांपल लेते हैं हम इसके। अब मान लेते हैं मैंने कलेक्शन दी है, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी कलेक्शन को अब हम चेक करते हैं क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो मान लेते हैं आपकी क्लास में 34 स्टूडेंट्स हैं, तो जो क्लास की कलेक्शन होगी तो उसमें वो 34 स्टूडेंट्स ही आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। अगर हम किसी और से भी इस बारे में डिस्कस करेंगे भी मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में से क्या ये पर्सन आएगा, तो इससे पता लग जाएगा भी हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। इसमें ना तो कोई पर्सन जो है अपनी मर्जी से आ सकता है, ना ही कोई बाहर किया जा सकता है। मतलब जो 34 के 34 स्टूडेंट्स है वही आएंगे, उनके अलावा एक भी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, और प्लस ना ही एक भी कम होगा। दूसरी तरफ से अगर मैं कहूं द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास के जो सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट्स हैं उनकी कलेक्शन को लिया जा रहा है, तो क्या ये वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? क्या आप उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? हो सकता है आपके अकॉर्डिंग आप उसमें आ रहे हैं और किसी और के अकॉर्डिंग आप उसमें नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हो सकता है अगर आपके टीचर ग्रुप बनाएंगे, हो सकता है आपके मैथ्स के टीचर को पूछा जाए भी आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से, तो हो सकता है वो कुछ ही 7 बच्चों के नाम ले, 8 के ले, 9 के ले, 10 के ले, और हो सकता है उसमें आप ना आए। और दूसरी तरफ हम फिजिक्स के टीचर से पूछते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे लिए जा रहे हैं उसमें 3 ही बच्चे आ रहे हैं, वो 3 ही बच्चों को इंटेलिजेंट मानते हैं और उन तीनों को में से आप आ रहे हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी के लिए भी फिक्स नहीं है। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये सिर्फ एक कलेक्शन होगा, ये सेट का काम नहीं करेगा, ये सेट नहीं बन पाएगा। तो दोबारा मैं सेट को फिर समझा रहा हूं, द सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है हमारे पास, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट की। तो वेल डिफाइंड को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आया, कोई डाउट रह गया, तो आपने मुझे जरूर बताना है, तो मैं आपको दोबारा फिर अच्छे से एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उससे आपकी क्लियरिटी जो है बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं सेट को नोटिफिकेशन जो है उसकी कैसे शो करेंगे, सेट को लिखते कैसे हैं। तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जैसे कि कैपिटल ए नाम दे दिया, कैपिटल बी नाम दे दिया। बात करेंगे हम सेट को भी कैसे लिखेंगे, लेकिन हम एक बार उसके नोटेशन को समझ लेते हैं। अगर आपने किसी भी सेट को नाम देना है तो आपने हमेशा क्या देना है, कैपिटल लेटर का ही यूज करना है। ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर का। ठीक है, दूसरा है हमारे पास उसके जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे, अगर कहीं आपने उनकी जगह पे एबीसी का यूज करना है, लेटर्स का यूज करना है, तो वहां पे आपने क्या करना है, स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। ठीक है, स्मॉल एबीसी का यूज करना है, स्मॉल एक्स वाई जेड का यूज करेंगे। तो इससे एक बात क्लियर हो जाएगी, अगर स्मॉल एबीसी एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो हम सभी ये समझेंगे, जैसे कि ये वेल डिफाइंड वाली बात ये हो रही है, हम सारे ये समझ पाएंगे भी ये एलिमेंट्स की बात की जा रही है। और जब भी कैपिटल लेटर का आएगा तो हम समझ पाएंगे भी ये सेट की बात की जा रही है, एलिमेंट्स की बात नहीं की जा रही है। तो आप एलिमेंट समझ चुके हैं ना। सेट के अंदर आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आएंगे उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। दूसरी बात, एक सिंबल आएगा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। अगर कोई एलिमेंट आपके सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसे आप इस सिंबल से डिफाइन करेंगे भी बिलोंग्स टू। अगर आ रहा है तो आप ये सिंबल यूज करेंगे बिलोंग्स टू का, और अगर नहीं आ रहा है तो आप नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अभी कैपिटल लेटर से ही सेट को डिफाइन करना है। तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट हैं जिनके नेम फिक्स कर दिए हैं, बार बार हम बदलेंगे नहीं। जैसे कि पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे आएंगे। तो इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आता है जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे हम जेड से डिनोट करेंगे। इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों तरह के एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर्स वो सारे हम आर से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम और बढ़ाना चाहें तो जेड प्लस हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर प्लस हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हम और भी इनके नाम आगे बना सकते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट है जिनको हम बार बार चैप्टर्स में यूज करते रहेंगे और आप उनको समझ पाएंगे अच्छे से। सेट को मेनली 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है। पहली फॉर्म है उसकी रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम सेट को और अच्छे समझ पा रहे हैं। तो सेट की जो रोस्टर फॉर्म है इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कोमा से उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा जाएगा। और अगर मैं इसको, दूसरी फॉर्म हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है सेट को किसी कंडीशन में लिखना। जैसे कि मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाले सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ये एग्जांपल तौर पे एक और लेते हैं। मैंने रोस्टर फॉर्म में लिया है 2 4 6 8 10, यानी कि इवन नंबर्स को लिया है। मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट्स लिए हैं, कौन कौन से, 2 4 6 8 10। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। x की वैल्यू क्या आएगी, 2n आएगी, वेयर n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N। जो n है वो हमारा कैपिटल N में डिनोट करेगा, प्लस n इज लेस देन इज इक्वल टू 5। n की जो वैल्यू है वो 5 या 5 से क्या होगी, कम होगी। तो इसको जब आप समझेंगे अच्छे से तो ये दोबारा फिर वही नंबर्स को ही डिनोट करेगा, 2 4 6 8 10 को। ऐसे देखिए जो x है, x इज इक्वल टू हमें दिया गया 2n के इक्वल, और n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर में आ रही है। तो नेचुरल नंबर में आ रही है तो क्या क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 आएगी। लेकिन दूसरी तरफ से हमें कहा गया है जो n की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 2n क्या बन जाएगा, 2। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4। इसी तरीके से 3 इंटू 2 6 8 और 10, सिर्फ ये 5 ही एलिमेंट्स बन पाएंगे। तो हम सेट को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली है रोस्टर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनका हम क्यों यूज करते हैं, दोनों फॉर्म्स क्यों आई हैं, ये अलग अलग बातें हैं, मैं आपको चैप्टर्स के दौरान भी आपको बताता रहूंगा। और अब भी आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं भी, कई बार सेट में एलिमेंट्स इतने होते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते, तो उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम दोनों फॉर्म्स को समझते हैं। और रोस्टर फॉर्म की अपनी खासियत है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेपरेट करके दिख रहे हैं, तो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं आती है भी इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है और कौन सा एलिमेंट नहीं आ रहा है जानने के लिए। और रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से जो सेट का जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको लेके आ रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से समझिए और कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।